कहते हैं कि मेहनत से आप अपने व्यक्तित्व को ऐसे तराशते हैं कि आप जब खुद से आईने में जाकर नजरें मिलाते हैं तो एक नया ही व्यक्ति आपको सामने नजर आता है और इस नए व्यक्तित्व की शुरुआत होती है एक सकारात्मक सोच को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा, हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बुर और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले नया सवेरा में सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में करेंगे वृक्षारोपण। 200 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ चल सकता है महाभियोग। सरकार राजनीतिक सहमति बनाने का कर रही है प्रयास। मॉनसून सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से की फोन पर लंबी वार्ता। रूस के फाइटर जेट्स पर हुए हमलों के बारे में की चर्चा। पुतिन ने कही जवाबी हमले के बाद रूस यूक्रेन के बीच फिलहाल शांति की गुंजाइश नहीं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भारत मध्य एशिया बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित। सेंट्रल एशिया के 5 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज होगी श्री राम दरबार की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा। 101 आचार्यों द्वारा संपन्न होगा अनुष्ठान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में एक विशेष वृक्षारोपण पहल की अगुवाई करते हुए पर्यावरण संरक्षण और हरित गतिशीलता की प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेंगे। प्रधानमंत्री एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत बरगद का पौधा लगाएंगे। ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का हिस्सा होगा, जिसका उद्देश्य 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला को फिर से वनों से परिपूर्ण करना है। ये परियोजना दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सहित 4 राज्यों के 29 जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य वनीकरण, पुनर्वनीकरण और जल निकायों के जीर्णोद्धार के माध्यम से अरावली की जैव विविधता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जल की उपलब्धता और जलवायु अनुकूलता में सुधार करना भी है। ये परियोजना स्थानीय समुदायों को रोजगार के साथ साथ आय सृजन के अवसर भी प्रदान करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ये न केवल स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देगा, बल्कि परिस्थिति के संतुलन के प्रति राष्ट्र के सामूहिक दायित्व का भी प्रतीक होगा। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियों की जो सूची है, उसमें 2 नए स्थलों को जोड़े जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पर्यावरण संरक्षण में भारत की प्रगति बहुत उत्साह के साथ हो रही है और इसमें जन भागीदारी शामिल है। दरअसल केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान में फलौदी जिले के खीचन और उदयपुर जिले के मेन्नार को उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किए जाने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि इस उपलब्धि के साथ हमारे वेटलैंड्स की कुल संख्या 91 हो गई। ये उपलब्धि एक बार फिर इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान भारत को हरित भविष्य की ओर सफलतापूर्वक ले जा रहा है। उन्होंने देशवासियों, विशेषकर राजस्थान के लोगों को हार्दिक बधाई दी है।
और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है नई दिल्ली से हमारी संवाददाता सुरेश। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की अगर बात की जाए तो आज दो अहम कार्य होने हैं, जहां 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। वहीं आज एक पेड़ माँ के नाम जो 2.0 मुहिम है, उसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री अपने कर कमलों से करने वाले हैं। बिल्कुल आंचल, आपने बिल्कुल सही कहा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, और जैसा कि भारत हमेशा से करता आया है, अपनी अहम भूमिका निभाई है पर्यावरण को लेकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कई बार पर्यावरण को लेकर अपनी आवाज़ उठाई है और अपनी बात कही है। और उसी बात का नतीजा आज है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो ये मुहिम दिखाई दे रही है कि लोग पर्यावरण को लेकर सचेत हो रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आज हम वनस्थली पार्क में हैं अभी, और तकरीबन 10:30 बजे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वृक्षारोपण करेंगे। वहीं आज 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो इसी श्रृंखला में एक मुहिम होगी पर्यावरण को लेकर। देखिए, पर्यावरण को लेकर लगातार अग्रसर रहे हैं वो, और जो पर्यावरण को लेकर एक पेड़ माँ के नाम जो मुहिम को आज 1 साल हो चुका है, पिछले साल 2024 को 5 जून को ये चलाई गई थी। इसमें लगभग आपको बता दें आंचल के 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं इस मुहिम से आप देखिए, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या युवा हों, उन सभी के अंदर पर्यावरण को लेकर एक जो भावना जागृत हुई है कि हमें अपने देश को बचाना है। आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रहा है भारत, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण को लेकर के भी ध्यान में अपनी बातों को लेकर चल रहा है। पेड़ जिस तरीके से मायने रखते हैं, और उन पेड़ों को लगाना, माँ के साथ जोड़ना एक बड़ी भावना भी हो जाती है आंचल, क्योंकि जो यादें होती हैं, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है और आने वाली पीढ़ियों तक ये लगातार चलता रहता है, इसी श्रृंखला को लगातार जोड़ा उन्होंने पेड़ से। और जैसे ही आप एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं, तो उस पेड़ के साथ आपकी कई भावनाएं जुड़ जाती हैं, आपका एक रिश्ता बन जाता है, और आप ही नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी उस पेड़ के साथ लगातार आपके परिवार का, आपके समाज का जो रिश्ता जुड़ता है, वो अतुलनीय होता है भावना। और आपको बता दें यहीं पर आंचल कि जिस तरीके से आज पर्यावरण को लेकर देश में एक मुहिम चलाई जा रही है, आज इसमें 2.0 जिस तरीके से जोड़ेगा, ये दूसरी आज वृक्षारोपण को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये मुहिम चलाएंगे, इसका भी नतीजा आप देखेंगी कि पर्यावरण में जिस तरीके से सुधार आ रहा है, और लगातार आधुनिकता के साथ साथ हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें भी देखने का होगा। और 200 इलेक्ट्रिक बसें जो चलाई जा रही हैं, आज उसमें हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, और ये अपने बात है। बिल्कुल, बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करते हुए इकोसिस्टम में जब हम सतत विकास की बात करते हैं, तो पर्यावरण की ये पहल अनूठी है, और किस तरह से कारगर साबित होगी ये लगातार हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और आगे भी आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो बैठक थी, उसकी अध्यक्षता की। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक जो थी, उसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, चिराग पासवान और CR पाटिल समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं। उनके नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई। महाभियोग से जुड़े सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जस्टिस वर्मा का मामला सरकार के संज्ञान में है। इस पर सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशरी में करप्शन का मामला देश के लिए बहुत गंभीर है, लिहाजा हर राजनीतिक दल को एकजुट होना होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज को अगर इम्पीच करना है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है। इसलिए जस्टिस यशवंत वर्मा का मैटर सरकार के संज्ञान में आया है, तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई दलगत राजनीति के नज़रिए से नहीं देखे। मेजर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मेरा संपर्क शुरू किया है, और हमने ये भी कहा है कि जो जुडिशरी में करप्शन का मामला है,
ये देश के लिए बहुत गंभीर मामला है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपना अपना एक व्यू लेने का आवश्यकता नहीं है। हम सब मिल करके एक कलेक्टिव व्यू लेकर के चर्चा करके फिर जो इम्पीचमेंट होना है पार्लियामेंट ही कर सकता है, तो इसमें एकजुट एक आवाज़ में हम करें, इसका प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने जस्टिस यशवंत वर्मा विवाद का सीधे तौर पर उल्लेख किए बगैर न्यायपालिका में करप्शन को लेकर अपनी बात रखी। चीफ जस्टिस ने कहा कि दुख की बात यह है कि न्यायपालिका में करप्शन और न्यायिक कदाचार के कुछ मामले सामने आए और इस तरह के मामले लोगों के न्यायपालिका में विश्वास को कमजोर करते हैं। हालांकि जब भी इस तरह के मामले सामने आए, सुप्रीम कोर्ट ने इससे निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। चीफ जस्टिस ने यह बात यूके सुप्रीम कोर्ट में राउंड टेबल डिस्कशन में बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि जजों की ओर से संपत्ति की घोषणा जैसे पारदर्शी कदम न्यायपालिका में लोगों के भरोसे को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये तय कर लिया कि जज सार्वजनिक पदों पर बैठे दूसरे लोगों की तरह जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर एक पोर्टल बनाया है जहां जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा भी की है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता विकास सारथी। विकास, अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने आता है तो ये बड़ी दुख की बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये स्टेटमेंट कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है न्याय की प्रणाली को लेकर? जस्टिस वर्मा प्रकरण के बाद से जुडिशरी में करप्शन को लेकर के आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब यूके में एक कार्यक्रम के दौरे पर थे तो वहां पर भी उन्होंने इस बात को उठाया कि करप्शन जो है वो जुडिशरी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और उन्होंने भारत में जो अभी खासतौर से अभी कुछ जो नए उपाय अपनाए गए हैं उनका भी जिक्र किया कि किस तरह से अब अकाउंटेबिलिटी और बढ़ाने के लिए ट्रांसपेरेंसी की तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक फोकस रहा है। खासतौर से आप देखें कि जस्टिस संजीव खन्ना ने, तत्कालीन सीजीआई ने, जैसे ही जस्टिस वर्मा प्रकरण को लेकर के सवाल उठने शुरू हुए थे तो एक सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच रेजोल्यूशन पास किया था और सभी ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। इस तरह के और कदम उठाने की जरूरत है, ये भी जस्टिस गवई ने यहाँ पर कहा। और खुद अगर सीजीआई बी.आर. गवई की बात की जाए तो उन्होंने एक बात और यहाँ पर उठाई कि करप्शन सिर्फ ये मॉनेटरी टर्म्स पर ही आप बात नहीं कह सकते कि रुपए पैसे का ही करप्शन होता है। उन्होंने एक बात और यहाँ पर प्रमुखता से उठाई कि अगर कोई जज, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में आता है या कोई महत्वपूर्ण पद ग्रहण करता है तो ये भी कहीं ना कहीं छवि जुडिशरी की जो है उस पर असर डाल सकता है। इसीलिए हाल में हमने देखा था कि महाराष्ट्र से आए दो जजेस, खासतौर से बॉम्बे हाईकोर्ट से आए दो जजेस, जिनमें जस्टिस बी.आर. गवई हैं और एक जस्टिस ए.एस. ओक जो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं। इन्होंने सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी कि हम पोस्ट रिटायरमेंट किसी भी तरह का कोई कामकाज नहीं लेंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स तो बहुत दूर की बात है। तो यही जो करप्शन का जो मुद्दा है उसको लेकर के जुडिशरी भी बहुत सजग है और कैसे इस पर ज्यादा इस पर काबू पाया जा सकता है अगर कहीं पर इस तरह की घटना आती भी है तो उसको लेकर के हम देख रहे हैं कि पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए और अब जस्टिस बी.आर. गवई भी इसको लेकर के बहुत गंभीर हैं। और अभी तक जो कदम उठाए गए हैं उनमें हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और भी चीजें वो जोड़े, क्योंकि हर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी एक लीगेसी छोड़कर जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। 2025 से 2028 के अध्यक्ष पद के लिए प्रधानमंत्री ने नवंबर 2024 में सचिव DARPG वी श्रीनिवास को भारतीय उम्मीदवारी को लेकर नामित किया। इस साल 3 जून को भारत और ऑस्ट्रिया के बीच चुनाव हुआ जिसमें 141 वोट पड़े, जिनमें से भारत ने 87 वोट यानी कि 61% वोट जो हैं वो प्राप्त किए और ऑस्ट्रिया ने 54% यानी कि 38.3 के आसपास प्रतिशत वोट मिले। IIAS की भारतीय अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी की अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी। भारत प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से 1998 से अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का सदस्य देश रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दिल्ली में इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस फोरम में भाग लेंगे। इस बिजनेस फोरम में कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मुरत नूटलऊ, किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्री जीनबेक
कुलोबाव और तजाकिस्तान के विदेश मंत्री सिराजुद्दीन मुहरुद्दीन, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेहरदोव, उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार और ओडोलोविच शामिल होंगे। और इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सेंट्रल एशिया के 5 देश यानी कि तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। चौथे भारत मध्य एशिया संवाद के लिए मध्य एशिया के ये नेता आज भारत पहुंच रहे हैं। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वहीं उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री 6 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। और अब बात भारत के मौसम से जुड़ी हुई, जहां मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया, जबकि कल कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। असम और मेघालय में कल तक भारी बारिश हो सकती है और उत्तर और दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल में भी बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान और कर्नाटक में भी अगले कुछ दिनों में मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के मध्यवर्ती और पूर्वी क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिन तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। पश्चिमी क्षेत्रों में भी अगले 5 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आज से 8 जून तक मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा तेज चलने की संभावना है। बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र, झारखंड में आज गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा, बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं दूसरे कुछ राज्यों में हीट वेव और ह्यूमिडिटी की चेतावनी दी गई। ओडिशा में आज और कल गर्म हवा परेशान कर सकती है। वहीं राजस्थान में आने वाले दिनों में लू चलेगी। और डिब्रूगढ़ से ही जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता सुबीना रॉय। सुबीना, अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो मध्यम से तेज वर्षा की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से इस वक्त पूर्वोत्तर के हालात है, किस तरह से राज्य प्रशासन जो है वो मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है? जी, सुप्रभात आंचल। जैसे कि आईएमडी का अलर्ट भी जारी है कि आज भी येलो अलर्ट है और भारी बारिश होने की संभावना है। जैसे कि मौसम भी काफी क्लाउडी हो रहा है। हालांकि जो कल देखा गया, कल दोपहर के बाद धूप होने की वजह से जो है फ्लड वाटर्स में काफी कमी आई है। काफी जगह पानी सूख रहे हैं। ठीक, इसलिए जो है बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो 6.7 लाख हो गया है। ठीक है, और 21 डिस्ट्रिक्ट्स में अफेक्टेड है। लेकिन जो मोस्टली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप देखें तो वो श्रीभूमि है, जहाँ पे 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। उसके बाद है हाइलाकांदी, फिर कछार डिस्ट्रिक्ट। और एज पर द लेटेस्ट जो हमारे पास एसडीएमए के बुलेटिन है, रिपोर्ट है, उसमें जो है 8 से ज्यादा नदियां अभी अबव डेंजर लेवल अभी भी बह रही है। जैसे ब्रह्मपुत्र निमाती घाट में, तेजपुर में अबव डेंजर लेवल है। फिर उसके बाद बराक नदी जो है, फुलेर तौल, एपी घाट, बीपी घाट, ये जो 2 नदियां मेजरली है, ये अबव डेंजर लेवल बह रही है। और बुरी डिहिंग हो गया डिब्रूगढ़ में, फिर कोपिली नदी, रुकनी रिवर, धलेश्वरी और कटकहल कुशियारी नदी जो है ये अबव डेंजर लेवल बह रही है। राहत कार्यों के बारे में आपने जो पूछा, राहत कार्य लगातार जारी है। जैसे कि कुछ दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने 14 लोगों को इवैक्यूएट किया था अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से। उसके बाद जो है राहत शिविर में काफी लोग अभी भी मौजूद है और उनको चलिए, तो साफ तौर पर अभी अगले 7 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं वो भी मिशन मोड में, और राज्य सरकार पूरी चाक
चौबंद व्यवस्था के साथ लोगों के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब बात हमने डिब्रूगढ़ की करी और आपको अब सीधे लिए चलते हैं श्री राम जन्मभूमि, जहाँ श्री राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज पूरा हो जाएगा। इस मौके पर विशेष तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार समेत अन्य जो विग्रह हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए पिछले 2 दिन से अनुष्ठान चल रहे हैं। इस दिन विशेष पूजा, आरती और भोग का अनुष्ठान जो है वो किया जा रहा है। मंदिर के परकोटे में बने 21 छोटे मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जा चुकी हैं। पहले दिन का अनुष्ठान सुबह 6:30 बजे यज्ञ मंडप के बाहर पंचांग पूजन के साथ आरंभ हुआ। दूसरे दिन देवताओं का पूजन, अंधिवास, हवन, देव स्नान, प्रसाद स्नान, शिखर स्नान, नगर भ्रमण, शय्याधिवास और न्याय जैसी विधियों से संपन्न किया गया। और हमारे साथ रामनगरी अयोध्या से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रामेंद्र। रामेंद्र, कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम है और आज जिस तरह से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस लिहाज से राम भक्तों का हर्षोल्लास चरम पर। आंचल शिव जी ने पार्वती जी से कहा है कि जो अयोध्या है वो ब्रह्म स्वरूप है और जो माँ सरयू है सगुण स्वरूप है और अयोध्या का बसने वाला जो वासी है वो जगदीश स्वरूप है। आप कल्पना करिए कि अयोध्या की महिमा क्या है। और भगवान श्री राम जी का देखिए बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि राजा राम के रूप में भगवान राम यहाँ स्थापित हो, जिनके साथ माँ सीता हो। बिना माँ सीता के भगवान राम की परिकल्पना कम से कम हिंदुस्तानी समाज तो नहीं करता है। उनको लगता है कि जहाँ माँ सीता हो वहीं भगवान श्री राम हो। अगर जंगल के समय माँ सीता उनके साथ रहीं तो अयोध्या में भी माँ सीता स्थापित होनी चाहिए। तो आज माँ सीता, लक्ष्मण, भगवान श्री राम और हनुमान जी के साथ राम दरबार की स्थापना होगी। माँ अम्बे की स्थापना होगी, अन्नपूर्णा की स्थापना होगी, गणेश जी की स्थापना होगी, भगवान शिव की स्थापना होगी। और एक बात और बता दें कि सनातन में मान्य 2 पंथ हैं, एक तो वैष्णव, दूसरा शैव, और दोनों का समागम अयोध्या में हो रहा है। भगवान श्री राम जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने रामेश्वरम की पूजा की थी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ विजय मंत्र राम नाम का भी धुन चल रही है और यहाँ भगवान शिव जी की स्थापना के साथ ही ये समागम हो जाएगा। अभी 11:25 पर से 11:40 तक जो मुहूर्त है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे और अनवरत 6:30 बजे से पूजा अर्चना शुरू है। हवन कुंड में जो हवन यज्ञ है उसमें अलग पूजा अर्चना हो रही है और जहाँ राम दरबार स्थापित किया जा रहा है वहाँ अलग पूजा अर्चना हो रही है। अच्छा जी, बिल्कुल। तो अयोध्या धाम में उत्सव का माहौल है और जिस तरह से उत्सव चल रहा है राम भक्त जो हैं वो हर्षोल्लासित नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वक्त छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा नया सवेरा पर। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है।
महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। सुप्रभात आंचल। और सबसे पहले अगर कुछ ख़ास खबरों को देखें तो आपको बता दें कि जो ज़्यादातर अखबारात ने अपनी जिन्हें एक ख़ास खबर बनाया है, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने किया स्वीकार, कश्मीर को लेकर हर मंच पर मिली है मात। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अमेरिका पहुंचने के बाद के पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने ये बयान दिया है कि हर मंच पर हमें मात ही मिल रही है अगर हम कश्मीर के मुद्दे पर बात करें। और अब नज़र डाल लेते हैं एक और सुर्खी पर। ये भी काफ़ी अहम सुर्खी हो जाती है। आपको बता दें कि इसे भी ज़्यादातर जो अखबार हैं उन्होंने अपनी सफ़े अव्वल पर जगह दी है। जनगणना 2 चरणों में, साथ में जाति की भी होगी गणना। और पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 को और दूसरा 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें, जो काफ़ी ख़ास खबर हो जाती है, पहले चरण की जनगणना लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जनगणना का शुरुआत की जाएगी। और चलते चलते एक और ख़बर भी देख लेते हैं। इसे भी ज़्यादातर समाचार पत्रों ने अपने पहले ही सफ़े पर जगह दी है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से विश्वास कमज़ोर होता है, प्रधान न्यायाधीश ने कहा है। BR गवई का ये बयान है। और साथ ही साथ यहाँ ये भी बताते चलें कि न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के मुद्दे पर राजनीतिक दलों से चर्चा शुरू हो रही है। और साथ में जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू ने कहा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। तो ये थी समाचार पत्रों से कुछ खास सुर्खियां। रेशमा, इन तमाम खबरों को इतने कम समय में हम तक समेट कर लाने के लिए तो अखबारों के जगत के बाद वक्त हो रहा है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कि आपके शहर में मौसम का तापमान क्या है, आप उसे देखिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।